नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। बता दें कि सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब हुए। सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना वक्तव्य सदन में रखा, लेकिन आज मसला में सवाल ये कि सदन में पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक क्यों हुई, और इस बीच जो है सवाल ये भी बना हुआ है लगातार जिस तरीके से जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है, उसमें से एक मूलतः मुद्दा बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस का सदन में जाना। इस पर भी जो है चर्चा करेंगे, इस पर भी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। सदन में सीएम नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी बात रखी और सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में अनेकों विकास कार्य हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी हमलावर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले दिन भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवालिया निशान खड़े किए थे काम और वादों को लेकर कि सरकार अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है, उसको लेकर ही आज भी जो है माहौल गर्म दिखाई दिया। लेकिन सवाल यहां पर यही कि ये नोकझोंक जो सदन में देखने को मिली है आखिरकार क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया, और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह नहीं है, तो जगह तो हमें चाहिए, और चाहिए इसलिए काफी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहां तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिए ना इसके ऊपर, हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा? तो कांग्रेस का तो ये एक कहते ना तकिया कलाम हो गया, अगर जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना है। और ईवीएम के बारे में इतनी जो इलेक्शन कमीशन ने कई सौ पेज की रिपोर्ट भी इन्हें पेश कर दी, सारे तथ्य भी इन्हें बता दिए। अभी लोकसभा चुनाव होके चुका है, उसमें तो जीत का जश्न मना रहे थे जब ईवीएम कहीं नहीं थी। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। हरियाणा के अंदर अगर ये हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत हुई है, उसको ये पचा नहीं पा रहे। उस नहरा गांव के आसपास में एक हमारी पावर ग्रिड कंपनी है जिसके हाई टेंशन तारे लगाने का काम समाधान हो। मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो है मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, और ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। विनय यादव जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं करना चाहूँगा, रामराजी मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से दूसरा दिन रहा, तो जिस तरीके से नोकझोंक देखने को मिली, सवाल जवाब देखने को मिले, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आखिरकार ये नोकझोंक जो है सदन में क्यों? देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने और हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी। और इस तरह से उनकी अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
विदेश में डंका बज रहा है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देश की तुल्य जनता जनार्दन, जो भगवान के रूप में जानी जाती है, उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय जन जन के क्षेत्र के युवाओं के हृदय सम्राट शक्ति बरादरी जमा किया, जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और इस तरह से उनको आशीर्वाद दिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को। दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री आशीर्वाद देकर हमारी प्रदेश की जनता ने बनाया और तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, तो मैं एक बार फिर देश तुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और जनता ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी काम करते, रात को 12-12, 1 बजे तक वह जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और वो अक्सर कहते हैं भाई, ये मुख्यमंत्री कुर्सी की सारी है, मैं भी सारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी सारा है, सब कुछ सारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, सब कुछ सारा है, मैंने सारे आशीर्वाद की जरूरत है और जनता जनार्दन ने दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद दिया है। और एक बार फिर मैं जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आगे 20-25 साल तक हमारी पार्टी का ऐसे ही शासन चलता रहेगा, क्योंकि हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। इस तरह से आज सदन में भी ये मामला चला था नौकरियों वाला। मैं नौकरियों से शुरू करता हूं। पहले कांग्रेस के टाइम में कैसे भर्तियां होती थी जी, पहले मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी भर्तियां। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को ही नौकरी लगाता था और परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां होती पहले मिलती थी। हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ी हिम्मत करके इस वाद को तोड़ा और उस प्रक्रिया को हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी निभा रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली की नहीं, कोई कपड़ा की नहीं लगाता, आज तलाश वाला अफसर लग रहा है। ये अपना अपना गौरव की बात है, जिसके पास में जिंदरों तक का भाड़ा भी नहीं, आज उस घर का बच्चा अफसर लग रहा है। आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची, बिना मैच का आधार पर नौकरी लग रहा है। ये अपना अपना गौरव की बात है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। वो जुबान के धनी हैं। उन्होंने एक वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी का एक भर्ती रोको गैंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा भर्ती रोको गैंग का क्या काम होता है। ये कोई भी भर्तियां निकलती हैं, ये माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट में जाकर उसका स्टे ले लेती है और ऐसे ही 25,000 हमारे बेरोजगारों की नौकरी लगने थी इलेक्शन से पहले। ये भर्ती रोको गैंग ने, कांग्रेस पार्टी ने, वो जाकर निर्वाचन आयोग में जाकर उसकी शिकायत करके उसको रुकवा दिया था और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वायदा किया था कि भाइयों, मैं वायदा करता हूं हमारे प्रदेश की जनता से, जो भगवान का रूप है, कि भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन के ऊपर हमारा विश्वास है और मैं पहले अपने भाई बहन, बेरोजगार जो भाई बहन है, पहले इनको नौकरी लगाऊंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा, इसके बाद मैं अपना पदभार ग्रहण करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, जो जुबान के धनी है, उन्होंने वो अपना वायदा निभाया। आज सदन में भी इस बात की चर्चा थी। अच्छा, दूसरा, किसानों के ऊपर आप आ जाओ। पहले इनके टाइम में फसलों का क्या भाव था और आज क्या भाव है। इनके टाइम में क्या होता था, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के किसान को डरा धमका के उसकी जमीन सस्ते भाव में हड़प ली जाती थी और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी जाती थी। ठीक है। और दूसरा, समान विकास कार्य हमारी सरकार ने करे हैं। हरियाणा एक, हरियाणा में प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब आप अपने कार्यों को जो है फिर से सिलसिलेवार तरीके से समझा दीजिएगा। मैं आऊंगा, चूंकि आपको मैंने काफी समय दिया, काफी और दूसरे मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। यहाँ पर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ललित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ललित जी, क्या कहेंगे? आज दूसरा दिन जो है लगातार पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब देखने को मिले, आर पार देखने को मिली। देखिए,
मुद्दों को लेकर जो है ये जो है इतना उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं हम्म, प्रदेश की जनता के प्रति, और जनता ने हमें भी 39 कुछ वोट्स दिए हैं। तो अब आज के तारीख में जो हमारी सरकार है चुनी हुई, इसके सामने जो मुद्दे थे वो मेरे हिसाब से ये थे कि बेरोजगारी, किसानों से संबंधित जो 3-4 प्रोग्राम मैंने पराली है डबल जुर्माने वाला उसमें करना, धान का एमएसपी दिया कि नहीं दिया, और डीएपी खाद की कमी, क्योंकि कई जगह लाइनें लगी हुई थी, रिपोर्ट आ रही थी टेलीविजन पे, विजुअल देख रहे थे, तो वहां उन पॉकेट्स में टाइम पे पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी 1 नवंबर से बुआई का टाइम शुरू हो जाता है, 25 नवंबर तक तो बुआई खत्म हो जाती है, ये जो अगेती वाली है, और 2 महीने वैसे लगते हैं पूरा ये दिसंबर के महीने में। फिर फैमिली आईडी के अभी भी समस्याएं हैं, फसल वाले आईडी के भी है, नशा देश में प्रदेश में हर जगह, हरियाणा में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ सड़क, पानी की निकासी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से गंदे पानी की, और शुद्ध पेयजल, ये भी एक समस्या है। अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये चिंता का विषय, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, अपराधियों को डायरेक्ट एड्रेस किया था कि हरियाणा छोड़ दें वरना हमें आता है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अभी करनाल में पिछले 3 दिनों में पुलिस से मुठभेड़ की 3 घटनाएं हो चुकी है 2 दिनों में, और बाकी सब जगह भी रोज पढ़ते हैं, देखते हैं। ये नहीं है कि देखिए पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे हरियाणा में होनी चाहिए थी, तो ये भी चर्चा का विषय था। एससी ओबीसी के बारे में हमारी बहन गीता मुक्खल ने सवाल उठाया, किसको कितनी नौकरी दी है, क्या है। फिर आती है गृहिणियां, विद्यार्थी, महिलाएं, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, या इनका आगे 100 दिन का क्या कार्यक्रम है, या जैसे इन्होंने कहा था कि 100 दिन के प्रोग्राम पे चर्चा होगी। फिर आता है जैसे अपने राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ये कहा कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इस पर काम किया जा रहा है, मान लेते हैं, लेकिन 2 लाख नौकरियां पिछले 10 सालों का ये बैकलॉग है, ये कोई ऐसा नहीं कि सृजन किया गया है, ये बैकलॉग है। अब इन्होंने नहीं भर्ती किया, उसमें SC/ST को कितने जॉब मिली, HHN में क्या खामियां हैं, नौकरी सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही, इसके बारे में बात है। जब स्कूलों को बंद करने की बात है या बंद करने की बात है, और बीपीएल की श्रेणी की संख्या बढ़ रही है, एससी के वर्गीकरण पे भी सरकार डिवाइडेड रूल कर रही है, ऐसा हमारे नेताओं ने बोला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है लेता है, वो 3 साल तक मान्य है, और उसमें ये कह रहे थे कि 4 गुना फॉर्मूले की भी चर्चा हो रही है, और नवंबर में नोटिफिकेशन हो जाएगी, दिसंबर में टेस्ट होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि 3 साल तक मान्य होगा, और जो उन लोगों को 9,000 रुपये एक किस्म से अलाउंस मिलेगा, जो CET क्वालिफाई उन लोगों का। अच्छी बात है, लेकिन तो अगर दूसरे साल जैसे पहले साल 9,000 देंगे पर मंथ, तो दूसरे साल जो है आप 12 या 15,000 देते, क्योंकि महंगाई जिस गति से बढ़ रही है तो उन बच्चों को थोड़ा अपना जीवन यापन करने में सुविधा होती। लेकिन अब प्रदेश में 25 से 27 लाख, एग्जैक्ट संख्या तो कोई नहीं दे सकता, 27 लाख लोग बेरोजगार हैं, और ये जो 3,59,000 युवा क्लास क्वालिफाइड किए थे, तो 10 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिली? यदि पिछले साल 3,59,000 का आंकड़ा है, तो जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने बोला, लेकिन अभी तक रूपरेखा नहीं है। अध्यादेश तो आ चुका है, अगर आज पास किया तो मैं थोड़ा लेट टीवी सुबह के बाद ऑन नहीं किया, मैंने 12 बजे के बाद, मैं कहीं व्यस्त था। तो अब ये 6 महीने अध्यादेश, अब 50,000 रुपये तक सैलरी वाले कर्मचारी इसमें शामिल किए गए, और 58 साल की उम्र तक के भी लोग शामिल किए गए, वो तो इसका रिटायर ही हो जाएगा। तो कम से कम उनको तो पक्का कर दो, बेचारे पेंशन या एनपीएस जो भी उनके हिस्से में आए। अच्छा, मंडियों में भी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, वहां पे भी हमें भर्ती रोको गए हैं, भाई साहब कह रहे थे भी। मैं बड़ी नंबर से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव के दिनों में कोई ऐसी लोक निभावन घोषणा करेंगे, तो चुनाव आयोग को अधिकार है, और हमें वहां जाने का अधिकार है कि इसको चुनाव से पहले या तो कर देते या चुनाव होने के बाद किया जाए। क्या जुर्म कर लिया भाई? और ये जो पर्ची खर्ची की बातें हर जगह कहते हैं, भाई हमारी हरियाणा में 10 साल सरकार रही,
उसके बाद आपकी आई, आपने कितने लोगों को पर्चे खर्ची के चक्कर में पकड़ा, कितने में मुकदमे चला दिए, कितने अरेस्ट कर दिए। फिर ये बाप बेटा की सरकार आज विधानसभा में सुनाई दिया कि आप बाप बेटा की सरकार कैसे हो गई। क्या हुड्डा जी को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया था या उनको रिजाइन करवाया था लोकसभा से भूपेंद्र हुड्डा? कैसे बाप बेटे की सरकार होगी, ये हमें समझ में नहीं आता। बेटी यही बकवासबाजी चलती है हर जगह। ये अब निचले स्तर पर गिरने की बात है। हुड्डा साहब ने क्या बेनिफिट दे दिया? और अभी ये चीजें लीडर ऑपोजिशन पे इतना बवाल मचाया, अपना खुद का इनका फैसला कर्नाटका में 6 महीने चला, यानी शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा। और नवंबर 23 के बीच में उन्होंने फैसला किया, ये हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में खामियां निकाली जाए। हाँ, ये हमारे सब नेताओं ने कहा कि सरकार आप चलाइए, मुद्दों पे हम आपको सहमति बना के चलेंगे आपके साथ में, और जो है जहां पे आप भटकेंगे वहां हम और रास्ता दिखाने का जो है ओवरऑल आप काम करेंगे। विपक्ष की भूमिका यही होती है तकरीबन। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और सवालों के, और साथ ही साथ आपकी जो सवाल है उसका रिस्पॉन्ड करेंगे शर्मा जी। उससे पहले जो है विनय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। विनय जी, आज का जो सदन आपने देखा, आप जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष में लगातार सवाल जवाब भी हुए और यहाँ पर नोकझोंक भी देखने को मिली, तमाम सारे मुद्दों पर सहमति व्यक्त नहीं हुई, और चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई दिए आज जो है। लेकिन जिस तरीके से जो है रामराज जी कह रहे हैं और जो है विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है रोजगार को लेकर, रामराज जी अलग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको जो है आने वाला समय जिस तरीके से अब कहीं न कहीं सत्र के माध्यम से समझने को मिल रहा है, समीकरण समझने के आसार दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो है विकास यहाँ पर जो है और रफ्तार पकड़ेगा? जी देखिए, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी कहता भी आ रहा हूँ, मैं कल भी एक डिबेट में कह रहा था कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सरकार, देखिए अभी 1 महीना लगभग हुआ है और अभी पहला ही दूसरा ही सत्र है और ये भी 3 दिन का सत्र है, और उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम 100 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो तीसरे टर्म का है कुछ आंकलन करें, भाई कैसा काम इन्होंने किया। अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे निजी तौर पर बहुत उम्मीद है कि भाई ये सरकार जो है, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को खुद उम्मीद नहीं होगी कि वो सरकार बना लेंगे तीसरी बार। कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्जिट पोल में भी कांग्रेस का दिखाई दे रहा था और उससे पहले भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई कांग्रेस जो है वो सरकार बना लेगी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी को देखिए एक जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सबक भी मिला है कि भाई आप काम कीजिए, तभी आपको मतलब आगे जो है जनता मौका देगी। आप जीत गए हो शायद कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, या कांग्रेस जो है ने गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी के साथ, या कांग्रेस की अंदरूनी फूट जो भी है। देखिए ये फिर एक चर्चा का विषय है कि जो भी कारण रहे, अब चुनाव हुए, अब 1 महीने से ज्यादा बीत गया है। तो और जिस तरह आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद इनके कुछ विधायकों ने, जैसे फरीदाबाद में इनके 1-2 विधायक हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग जो है नगर निगम के अधिकारियों के साथ की। अभी तक तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी, मंत्रिमंडल भी नहीं बना था, उससे पहले उन्होंने मीटिंग करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप काम तेजी से करना होगा, जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं उनको पूरा करना होगा। उसी तरह से गुड़गांव में भी इनके एक मंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार इस बार एक्शन मोड में दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं नायब सैनी साहब भी अपने 56 दिन का काम गिनवा रहे थे चुनाव से पहले, और 9.5 साल खट्टर साहब के जो उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया। ऐसा लगता है कि ये तीसरी टर्म जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि भाई ये हम पहली बार सरकार में आए हैं और हमें बहुत तेजी से काम करना है, इस तरह का इनका बॉडी लैंग्वेज लगा। लेकिन फिर वही है कि अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कितना ये कर पाएंगे। देखिए हम तो कहते हैं कि भाई देखिए आप कोई भी काम कीजिए, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब ये है कि जब एक आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हो जाए। अब आप डीएपी खाद को ही ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रवक्ता जी भी कह रहे हैं भाई डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है? भाई आप आज की इस टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप डिजिटल इंडिया आप करते हो, तो आप पोर्टल की सरकार हो, तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन प्रक्रिया कर देते? आप किसानों को टोकन बांट देते और उनको एक स्लॉट अलॉट कर देते कि भाई आपका ये टोकन है, आप इतनी तारीख को इतने टाइम पे आ जाइए, अपना खाद ले जाइए। अगर आपके पास खाद की कमी नहीं है, क्यों उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, क्यों धक्का मुक्की हो रही है? तो अगर खाद की कमी नहीं है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है आपका उसमें प्रॉब्लम है।
तो आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो उसको सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय आम आदमी पार्टी मानती है कि वो शिक्षा है, चिकित्सा है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, पानी है। ये मूलभूत सुविधाएं आप आदमी को दे दो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, उसका जीवन बड़ा आराम से कट जाएगा। देखिए, आप भी जॉब करते हैं, आपको भी सैलरी मिलती होगी, मैं भी जॉब करता हूं। जब भी मुझे कभी चिंता होती है कि भाई मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, आजकल देखिए पूरे विश्व में कई बार मंदी का दौर चलता है, तो आदमी सोचता है कि भाई मुझे दो ही चिंता होती है कि मैं मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मोटी मोटी फीसें हैं उनकी, बड़ी लाखों में फीसें हैं, ठीक है, तो मैं उनकी फीस कैसे भरूंगा। और मेरे घर में कोई बीमार हो जाए, मेरे बुजुर्ग माता पिता अगर बीमार हो जाए, तो उनका अस्पताल में इलाज मैं कैसे कराऊंगा। देखिए, अगर आप एक डेंगू बुखार के लिए भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आपका ₹1,00,000 का बिल 3 दिन में बन जाता है। या भली बात ही जानते हैं, अगर मेडिकल ना हो तो एक साधारण परिवार के लिए बड़ा मुश्किल है इलाज कराना। तो ये मूलभूत सुविधाओं पर सरकार को काम करना चाहिए। फरीदाबाद से मैं आता हूं, फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ एक सिविल अस्पताल है। बताइए आप, इतनी बड़ी आबादी के लिए, तो कैसे वहां पे आप ही कह रहे हैं हम डायलिसिस शुरू करेंगे। आप डायलिसिस करेंगे लेकिन कितने लोगों का कर पाएंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। आपने सरकारी स्कूलों पे आपका क्या रोड मैप है, आप कितने मॉडल स्कूल आप बनाने वाले हो 1 साल के अंदर। देखिए, ये ऐसे काम है जिनमें बहुत समय, ज्यादा समय, लंबा समय नहीं लगता है। आपको एक स्कूल बनाने में कितना समय लगेगा, आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। स्कूल पहले से ही आप नई बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें बढ़िया क्लासरूम बनाएंगे, उसमें कंप्यूटर लैब्स बनाएंगे, तो आपको 1 या 2 साल का लगेगा। तो आप बताइए कि अगले 2 साल में आप कितने स्कूल बनाने वाले हैं जिनको आप कहोगे भाई ये देखिए हमारे सरकारी मॉडल स्कूल है, इनमें गरीब से गरीब बच्चा भी मुफ्त शिक्षा पाएगा। एक परिवार को, एक गरीब किसान, मजदूर या कोई भी हो, उसको क्या चाहिए। देखिए, आप उसको फ्री राशन देते रहिए, आप देते रहिए, वो लेते रहेंगे, लेकिन उनका भला जो है लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपने उनको राशन दे दिया, वो अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन आप उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दीजिए, वो बच्चा अपने आप परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकाल ले जाएगा। देखिए, तो इस तरह से देश विकसित बनेगा। जिस तरह से रामदास जी कह रहे थे कि भाई विश्व में डंका बज रहा है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। अरे भाई, भारत को आप विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि विकसित कैसे बनाओगे। आप शिक्षा पर काम नहीं कर रहे हो तो कैसे भारत विकसित बनेगा भाई। जब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, वो रोजगार, सरकार आप रोजगार दे दोगे, तो आप रोजगार नहीं दे पाओगे तो वो खुद कोई ना कोई उद्यम कर लेगा। भाई, आप उसे इतना सक्षम बना दीजिए पढ़ा लिखा करके, वो 4 लोगों को और रोजगार देगा। ठीक है, लेकिन आपका शिक्षा पर और उस पर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। तो अभी फिर मैं कहता हूं कि अभी कुछ समय हमें सरकार को देना पड़ेगा, देखते हैं सरकार क्या करती है आगे चल करके। हम तो चुनाव से पहले भी कहते थे कि भाई आप स्कूल अस्पताल की राजनीति कीजिए, स्कूल अस्पताल पर काम कीजिए, तो हमारा काम तो आप ही कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो राजनीति में आए इसीलिए थे, हम तो स्कूल अस्पताल की राजनीति करने आए थे। तो अभी थोड़ा समय देते हैं सरकार को, देखते हैं सरकार क्या करती है। नहीं, बिल्कुल समय यहाँ पर देना चाहिए। जो है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर जो है तकरीबन यहाँ पर अभी 100 दिन की सरकार होने देना चाहिए यहाँ पर, तभी जो है रूपरेखा सही दिशा की तरफ अगर जा रही है कि नहीं जा रही है उसको लेकर तो तभी समझ में आ पाएंगे कुछ समीकरण। और फिर उसके लिए जो है विपक्ष भी बैठा हुआ है आईना दिखाने के लिए। लेकिन शर्मा जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूँ, आप जो है प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ प्रतिक्रिया के साथ साथ सवाल है कि जिस तरीके से जो है देखिए आज इसमें एक और चीज देखने को मिली है। जो है रघुवीर कादियान है, उन्होंने जो है कहीं न कहीं कहा है कि सरकार बनने पर जो है आप पर तंज भी कसा है कि बिल्ली के भाग्य से जो है छीका टूट गया, कहावत का उपयोग करा है। तो उसके मायने जरा समझाएं, और जो है जिस तरीके से जो है रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर और किसानों के लिए जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कार्य कर रही है सरकार, तो यहाँ पर जो है दोनों ही प्रवक्ताओं को नहीं लग रहा है कि सही तरीके से कौन सा रोड मैप है, कौन सा विजन है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, किस तरीके से जो है धरातल पर जो है मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। शर्मा जी, ओवर टू यू। देखो, आदरणीय रघुवीर कादियान जी ने जो बात कही, वो बात शमशेर गोगी जी वाली बात पे और इनके विधायक नीरज शर्मा वाली बात पे अक्सर मैं कहा करता। इनके विधायक और विधायक कैंडिडेट शमशेर गोगी जी ने कहा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई आपकी सरकार में घोटाले बहुत हुए, तो उन्होंने कहा अरे बगैर घोटालों की सरकार चलती है क्या। एक पत्रकार ने उनसे दूसरी बार पूछा था कि भाई अगर सरकार बन गई, मैं तो ये कहा करता मैं बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, वैसे तो टूटने वाला नहीं है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया तो पत्रकार ने पूछा तो क्या करोगे आप। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो अपना घर भरेंगे,
फिर जो सगे संबंधी यारे प्यारे आएंगे उनको देखेंगे, औरों को भी देखेंगे भाई, जनता बाहर पे जाओ। और ऐसे ही इनके विधायक नीरज शर्मा जी, तो इनके विधायक थे, विधायक कैंडिडेट भी थे फरीदाबाद के, उन्होंने कहा था कि भाई 50 मैंने मेरिट मार्ट का तो बेराना है, जो इनकी लोकल लैंग्वेज है हरियाणवी में, वह मुनना बेरा है मेरिट मार्ट के वो है भाई। 50 वोटन पे 50 वोट पाओ और एक नौकरी ले जाओ। तो उन्होंने भर्ती दफ्तर खोल दिया था। तो तब हम कहा करते भाई बिल्ली के भागे ठीका टूट गया तो तब क्या करोगे? तो भाई हम भर्ती दफ्तर खोल लोगे। एक बोला पहले अपना घर भरेंगे। तो हम कहा करते भाई ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, हर बार कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर इस सवाल का जवाब जो है, इस प्रतिक्रिया को जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जो है मसला में लगातार चर्चा जारी है। यहाँ पर सवाल जवाब का दौर जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। ब्रेक के बाद मसला में आपका स्वागत है। मसला में जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पर चर्चा, जिस तरीके से सदन में हमने नोक-झोंक देखी और पक्ष और विपक्ष के बीच में सवाल जवाब का भी जो है दिन रहा और ऐसे में हंगामेदार ये दिन जो है सत्र का रहा। दोनों ही जो है आमने सामने, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए, आर पार देखने को मिली। इसको लेकर चर्चा यहाँ पर लगातार चल रही है और ऐसे में ब्रेक से पहले रामराजीव शर्मा जी आप जो है कुछ अपना वक्तव्य पूरा कर रहे थे, प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। देखो, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बिल्ली जे भाग्य ठीका नहीं टूटा डॉक्टर साहब। ये हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। डबल इंजन की सरकार ने मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरियां दी हैं और उनके परिवारों ने हमारे लिए
भगवान से प्रार्थना करी है और देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व जो जन जन को भा रहा है, वो हर एक आदमी ये चाह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री 20-25 साल तक हमारी सरकार चले और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहें और ऐसे ही जनता की सेवा में वो समर्पित रहें। हरियाणा का बच्चा बच्चा आज अपने आप को नायब सिंह सैनी समझता है। लेकिन सर कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि आपने अपने वादे ही नहीं पूरे करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये वादे पूरे करने वाली सरकार नहीं है, इन्होंने वादे ही पूरे नहीं करे। देखो, कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलने की मशीन लगाई थी और वो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए झूठ बोलने में तो कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड को दूसरे के पास नहीं जाने देगी, जरूर जीतेगी। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला था उस टाइम में एमपी इलेक्शन के टाइम में, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे, उनको भी नहीं बख्शा था बहनों को भी। और वो बहनें वो झूठे गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और ये भागे भागे फिर रहे थे। जनता में बहुत भारी प्रतिशोध की भावना थी, बदला लेना चाह रही थी जनता। इनकी कार्ड ली, इनकी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी, इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी थी। तो जनता भगवान का रूप है और वायदे पूरे क्यों नहीं करे। मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो ये वादा पूरा कर दिया जो कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने 25,000 युवाओं की भर्ती रुकवा दी थी और अभी सरकार बने कितना टाइम हो गया आप बताइए। मैं जनता जनार्दन को आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं, एक वायदा हमारा जो संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से हमने संकल्प दिया है, जनता से वायदे करे हैं, एक वायदा पूरा कराया जाएगा और जनता की सेवा में ऐसे समर्पित रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है वह 3 गुना रफ्तार से हमारी सरकार काम करेगी और हम जनता का ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे और ऐसे ही हमारी सरकार चलती रहेगी और लगभग 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जुबान के धनी हैं और किसानों के ऊपर ये बात कह रहे हैं किसान, ये अपने कांग्रेस पार्टी वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को किसान के हितैषी होने का जो नौटंकी कर रहे हैं, इनके टाइम में क्या होता था। इनके टाइम में मैंने पहले भी आपको बताया था, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली जाती थी, 6 का नोटिस समा के किसान को डरा धमका के और फिर बिल्डर को महंगे भाव में बेच दी जाती थी और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे और किसान की फसलों का भाव इनके टाइम में क्या था, आज क्या है। और किसान मजदूर के बच्चों को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, मेरिट के आधार पर नौकरी लग रही है। गौरव की बात है, हमारी सरकार कर रही है, या आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का बकरा भी है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव इनका आज तक नहीं हो पाया। ये ऐसा पहला मेरे ख्याल में ऐसा सदन होगा जहां नेता प्रतिपक्ष के बगैर सदन चल रहा। अगर नेता प्रतिपक्ष होता तो और ज्यादा मजबूत होता लोकतंत्र। वैसे तो इनका इंटरनल मैटर है, इनका लड़बज रहा है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो लठम हो रहे हैं। और जिस तरह से आज सदन में भी ये बात चली, इन्होंने एक दलित की बेटी का जिस तरह से अपमान किया था, तो उस टाइम में जन जन की यही आवाज थी, जनता ने तो उसका बदला दिया। दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो जिस तरह से इन्होंने उसका तिरस्कार किया बहन जी का, जिस तरह से इन्होंने एक दलित की बेटी का अपमान किया, तो जनता में प्रतिशोध था, जनता ने इनसे बदला लिया। और जिस तरह से उस टाइम में इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक जैसे नारे लग रहे थे, ऐसे ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे थे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म है, इतिहास बताएगा। एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, ये इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि अपने कर्मों से खुद ही पार्टी खत्म होती जा रही है। आप ये बताओ, इस तरह से
इन्होंने धारा 370 और 35A का जम्मू कश्मीर में इन्होंने समर्थन किया है। आपके सामने है, ये बताइए, जो देश की जनता मूर्ख है क्या? प्रदेश की जनता हमारी मूर्ख होने चाहिए। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर जो अयोध्या धाम पढ़ने लग रहा था उस टाइम में, अरे हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई थी उसमें, हमारी 6-6, 7-7, 8-8 पीढ़ियां खप गई थी, और पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अरे वो साक्षात एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होने लग रहा है। उस टाइम में मुकदमा चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, और फिर ये जाते हैं इनके राहुल बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। हनुमान जी क्यों आशीर्वाद देंगे भैया आपको? इनको तो शराब लगे यार। उस दिन तो मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मंगलवार था, मगर इनके ऊपर अमंगल होएगा। हनुमान जी का शराब है इनके ऊपर, क्योंकि राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है शर्मा जी, वही हुआ। इसकी प्रतिक्रिया जो है ललित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ललित जी ठीक है सर, शर्मा जी हो गया। ललित जी से जो है मैं रिस्पॉन्ड चाहूंगा। और सवाल सर यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि रोजगार और तमाम तरीके से शर्मा जी ने भी गिनाया कि किस तरीके से जो है सरकार कर रही है और तीव्र गति के साथ में जो है हितों के लिए काम करेगी, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि सदन में लगातार, सदन से बाहर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। साहब आपसे हम जब चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों भी लगातार जो है आपके द्वारा ही ये कहा गया था कि जल्द ही सदन से पहले जो है कुछ फैसला संभव है नेता प्रतिपक्ष पर, लेकिन आज वही सवाल लगातार खड़ा हुआ है सामने के देखिए कि प्रदेश को जो नेता प्रतिपक्ष है वो कब मिलेगा, और उसी का असर देखिए सदन में भी देखने को मिला। सीएम तंज कसते हुए यहाँ पर दिखाई दिए कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और जैसे कि आपने अभी अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि जो विपक्ष है वो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, और विपक्ष की जिम्मेदारी यही होती है, जनता ने जब उसको मैंडेट दिया है तो अच्छे तरीके से जो है यहाँ सरकार को आईना दिखाए। लेकिन सर विपक्ष अपने अंदर ही अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि सदन में ही ये आवाज गूंजती हुई दिखाई दी कि सीएम के द्वारा कि विपक्ष का नेता नहीं चुनकर आया, ऊपर से लेटर नहीं आया, और ऊपर से जब ये सवाल उठते हैं तो आपके नेता जो है पंजाबी में जवाब देते हुए भी दिखाई दिए, बड़े ना बड़े तुहानू की, ऐसा कुछ करके जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले क्या बने न बने आपको क्या। तो देखिए ये कहीं ना कहीं गंभीरता को नहीं दर्शाता है। ललित जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो आज हमारी डिबेट हो रही है किस बात पे हो रही है बताइए जरा। ये भी विषय है। आज हमारी ये जो डिबेट हो रही है किस विषय पे हो रही है? और ये विषय सर सदन में पक्ष विपक्ष के जो सवाल जवाब उसको लेकर ही है, जो सदन में आपके द्वारा और जो है पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा जो सवाल जवाब हुए, जो नोकझोंक हुई, उसको लेकर ही जो है चर्चा करने का जो है आज का विषय रहा। और जिस तरीके से सदन में कार्यवाही हुई और आपने सवाल खड़े किए उसको लेकर भी मैं जो है लगातार पूछ रहा हूं, और ये सवाल खड़ा हो रहा है। बोला कोई रिएक्शन आई है क्या उस पर? सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं। आप अपनी बात रखिए। जो कांग्रेस के, सुन लीजिए ना, कांग्रेस के नेताओं ने हर वो सवाल उठाया जो विपक्ष के लोगों को उठाना चाहिए। अगर आपने कार्रवाई देखी है तो फिर आपको और हमारे बाकी दोनों साथियों को ये पता होगा। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगले 100 दिन का रोड मैप इस पे बात करते शर्मा जी, उस पर तो कोई बात हुई नहीं। या इस साल क्या कर देंगे 2 महीने में, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कहिए कि विपक्ष के नेता की जो बार बार बात हो रही है ना, अभी 2023 में मई 23 में कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं घोषित किया, वो नवंबर में जाके किया। तो अशोकन या क्या नाम है, ये रिकॉर्ड उठा के देख ले। मतलब अपना मेरी गलती तो गलती नहीं है, हमारा खून खून है, तुम्हारा खून पानी है, ये हो जाता है। इनकी देरी के कोई कारण रहे होंगे, हमारे भी देरी के कारण है। फिर आप कह रहे हो पंजाबी में जवाब दे रहे थे कि पंजाबी दूसरी भाषा है, हरियाणा की अधिकृत भाषा है पंजाबी। आपको पंजाबी नहीं आती तो मेरा कसूर नहीं है। हरियाणा में पंजाबी दूसरी भाषा है, हमारी अल्टरनेटिव भाषा है, और पत्राचार पंजाबी का पंजाबी में जवाब दिया जाता है। तो अगर उन्होंने कह भी दिया एक शब्द, आपने वो पकड़ लिया, पंजाबी में जवाब दे रहे थे, नहीं दे सकते उड़ा पंजाबी में जवाब।
तीसरी बार हुड्डा साहब ने नेता प्रतिपक्ष का काम ही किया है, अशोक अरोड़ा जी ने नेता प्रतिपक्ष का काम किया है, और हमारी बहन गीता बुक्कल ने भी किया है। बार बार आपके मुख्यमंत्री उन पर रिस्पॉन्ड करके बात कर रहे थे, और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी उसी तरह से उनके साथ बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूषित पानी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में 2100 रुपया देने की बात की थी लाडो योजना के, उसका क्या हुआ? अब इन्होंने परिकल्पना तो उसमें करी थी देश का एक जीवंत, गतिशील और उदयमान राज्य बनाना। भाई उदयमान राज्य बनाने के लिए करोगे क्या, वो तो बताओ। रोड मैप तो क्लियर नहीं है। फिर उसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। नई बिल्डिंग की बात चल रही थी, ये हम लोगों ने, उन्होंने बताया तो उस पर सवाल उठाए। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ये बिल्डिंग चंडीगढ़ में बन रही है, उसके बदले में 12 एकड़ हम उनको दे रहे हैं, 10 एकड़ वो हमें दे रहे हैं। एक बात बताइए, हमने वर्तमान बिल्डिंग पे अपना हक छोड़ ही देना ना, फिर आज नहीं तो कल अपने, जब हम अपनी बना लेंगे या वो कल को पंचकुला तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया। आप मुख्यमंत्री कहते हैं जी गरीब, युवा, महिला, किसान हमारे स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसी को रिपीट करते हैं। भाई गरीब, युवा, महिला, किसान किसके बारे में आज कोई अनाउंसमेंट हुई है? या इनका जो वो मैनिफेस्टो है उसमें किसी बात को लेकर इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये हम लागू कर देंगे? एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2 लाख गरीब परिवारों को अपने घर का सपना साकार कर, उस पर ही कुछ अनाउंसमेंट कर देते। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 100 गज के प्लाट जो हमारे स्कीम थी बेसिकली इन्होंने बंद कर दी थी, उसमें किस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे? 8 जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इन्होंने बोला, शहरी लोगों के लिए हम 6618 फ्लैट देंगे। क्या वो फ्लैट बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं, सरप्लस है, तो उनको देने में क्या दिक्कत है? दिए जा सकते हैं ना। मैं अल्ट्रासाउंड के मशीन अस्पतालों में नहीं है, अल्ट्रासाउंड के पैरामेडिक स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अब इन्होंने जो कहा वो डायलिसिस का, मैं स्वागत करता और करूंगा भी, लेकिन कहीं ये तो बता दें कि अब से लेके जो अनाउंसमेंट की थी, कितने अस्पतालों में डायलिसिस हुआ है, सुविधा है, क्या वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, क्या वहाँ स्टाफ उपलब्ध है, क्या वहाँ इक्विपमेंट उपलब्ध है? 2500 रुपया का इन्होंने खर्च में ये उसको करेंगे, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ, लेकिन बताओ तो सही किया क्या? देखिए कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज आप अनाउंस करते हैं तो उसका कैसे किया ये भी बताना पड़ेगा। तो मेरे इसके अलावा मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास में 14 जिलों में जिनको आवंटन किए थे पीछे, उनकी स्टेटस क्या है? कोई स्टेटस नहीं है अभी। गेहूं की बिजाई लेट हो रही है, कोई वो उसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी 24 से 31 अगस्त तक कुछ आंकड़े, प्रदेश में हत्याएं हुई 675, हत्या का प्रयास 624, 31 सावन, फिरौती 265, बलात्कार 1020, बलात्कार के प्रयास 70, वन उत्पीड़न 1057, अपहरण 1023, देश हत्या 118। अब ये हर जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं। उसको मुख्यमंत्री बताया ना, गृह मंत्री तो वही है। भाई ये अभी करनाल में 36 घंटों में 3 जगह फायरिंग हो चुकी है पुलिस पे। पुलिस का एक जवान घायल हुआ है और वो पुलिस वाले जवान की स्कॉर्पियो लेके भाग गया। ये हमारा सीएम सिटी था, उसका ये हाल हो गया है। दिन दहाड़े इस तरह से हो रहे हैं मर्डर्स, रेप हो रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। अब ये कह देंगे जी इसमें तो आपके टाइम में, अरे भाई हमारे हमने 14 को सरकार छोड़ दी थी 2014 में, उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। आप लोगों ने जो 14 के बाद काम किए उसकी बात नहीं करते। हुड्डा साहब ये कर गए, वो फ्लैट, अरे हुड्डा साहब को अरेस्ट क्यों नहीं किया आपने? अगर उन्होंने कोई तरक्की खर्ची की बात करी थी, इतनी यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने, इतने IIT का उसाफ कर दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिए, दुनिया भर का डेवलपमेंट उनके टाइम में हुआ है। आज हरियाणा में अगर जमीन की कीमत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र को छोड़ के, और उसका जो जाता है श्रेय हुड्डा जी को, क्योंकि इन्होंने कॉलोनाइजर से भी जमीनें बचाई और उनको इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, IMT बनाए। आप अभी तक ये नहीं बता सके कि IMT कहाँ बनाओगे, IMT की जमीन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा बजट है, कोई विंडफॉल ऊपर से होने वाला है। बात अभी देखिए, आतंकवादियों के संबंध है प्रदेश के अंदर में, जो लोग कई गैंग काम कर रहे हैं, दिन भर मंत्रियों तक का फोन आ रहे हैं। आज अनिल विज के ऊपर चर्चा हुई कि इनको मार धमकी दी गई है। NIA रोज छापेमारी करती है, कहीं भी कुछ होता है। हरियाणा के लोगों को अरणीय बेरोजगारी है, नशा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि बेरोजगारी है।
आप उनको शिक्षा नहीं देना चाहते, कहते हो स्कूल मर्ज कर देंगे। एक आखिरी बात मैं कमेंट करके विश्राम लूंगा। मुझे ये बताया जाए कि देश के अंदर में बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, बच्चे किसी साल कम भी हो सकते हैं, तो ये कहते हैं कि जहाँ बच्चे कम हैं, 5 है 2 है, अब वो स्कूल मान लीजिए उनके घर से आधा किलोमीटर है, अब आप स्कूल को मर्ज कर देंगे 20 किलोमीटर दूर वाले में। पहले ही बच्चे वहां नहीं आते तो अब कैसे आ जाएंगे? आपने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया, चाहे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, क्या दिक्कत है? ऑलरेडी खड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, आप टीचर्स की फीस नहीं दे सकते, इसीलिए टीचर्स की वैकेंसी नहीं भरते आप। अरे भाई, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप टीचर्स को कुछ समझते नहीं, स्कूलों को मर्ज किए जा रहे हो। ये इनके दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, वरना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोलते। नेहरू जी के टाइम पे स्कूल वो ना खोलते, प्राइमरी एजुकेशन इतना जोर ना देते जेबीटी टीचरों में। ये सब चीजें इसलिए ध्यान में रख के बनाई गई थी कि हमारे बच्चों का फाउंडेशन मजबूत हो। फाउंडेशन के आप तो स्कूल ही बंद कर रहे हो। अब देखिए, आप पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही थी कि हमारे स्कूल देखिए, देखिए एक बार जाके आप स्कूलों को इस तरह बंद नहीं कर सकते। हमें बड़ा दुख है कि हमारे हरियाणा के अंदर में आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो मर्जर के नाम पे, और इनको सैलरी देनी पड़ती है। टीचर की सैलरी बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। हमने एक स्टूडेंट को भी शिक्षा देनी है और मर्जर उसका हल नहीं है। आप एजुकेशन को बेटर कीजिए, बच्चों को समझाइए। जो टीचर वहां लगे हुए हैं वो गांव में जाए, आसपास के गाँव में बच्चों को कन्वेंसिंग करके लाए। तो ऐसी बातों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि डिबेट में टाइम कहाँ होता है। सॉरी अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया हो, प्लीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। रामराज शर्मा जी जो है अपने समय में जो है इसका रिस्पॉन्ड करेंगे और करना भी चाहिए। विनय जी, आप अपनी बात रखें, और सवाल यही कि जिस तरीके से क्या जो नोकझोंक हुई या फिर सवाल जवाब और हंगामेदार जो सदन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में ये जो समय 3 दिन के लिए रखा गया है ये नाकाफी है, या फिर इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसके आड़ में? तो सदन चलता रहेगा और विपक्ष का काम है एक देखिए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होना। और देखिए, नोक झोंक से कई बार फायदा ये होता है कि सरकार को कम से कम, देखिए सरकार हो सकता है अच्छा सोच रही है, लेकिन जो कमी सरकार नहीं देख पा रही है वो कई बार विपक्ष जो है वो देख लेता है, देखने का काम करता है। और जब नोक झोंक होती है और इस तरह से बातचीत होती है, चर्चा होती है, आप अमूमन देख लीजिए, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपने मन बना लिया कि भाई हम तो ये गाड़ी खरीदेंगे। आपने दोस्तों से चर्चा की, आपके किसी मित्र ने बुला रहे, नहीं भाई इस गाड़ी में तो ये कमी है, आप ये गाड़ी क्यों नहीं लेते, तो हो सकता है आपका मन बदल जाए। तो और हो सकता है आप अपने निर्णय पर स्थिर रहो कि नहीं भाई, मुझे तो मैंने आपके सारे पॉइंट सुन लिए और इन पॉइंट पे मैंने भी विचार किया है, लेकिन मुझे लगता है मेरी यही गाड़ी सही रहेगी। तो देखिए, वो चर्चा होना, नोक-झोंक होना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन सही मुद्दों पर हो और सही दिशा में हो। ऐसा है कि देखिए सरकार भी घमंड में चूर हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष तो सुन नहीं रही है, और ऐसा भी ना हो कि विपक्ष जो है वो एक अंध विरोध कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाहे पक्ष हो, देखिए विपक्ष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष को 40% वोट मिले तो इसका मतलब 60% वोट जो है उनके खिलाफ गए, तो इसका मतलब विपक्ष के पास भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो विपक्ष है वो 60% जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, पक्ष 40% जनता को। माना सरकार सबकी है, क्या वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जब वोटर ने वोट दिया तो 60% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, तो विपक्ष के बाद भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, नोक-झोंक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ निकल के आता है और सरकार उस पर काम करे। देखिए कोई बुराई नहीं है अगर सरकार कहीं गलत जा रही है, तो आपके हिसाब से अभी और समय सरकार को देना चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, अभी मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, देखिए अभी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो फिर एक बात ये कहूंगा कि भाई आप कह रहे हो कि भैया उद्योग, ठीक है, आप बता दीजिए हरियाणा में 10 साल में कोई एक नई मदर यूनिट आई हो, आपने कोई मारुति जैसी इस तरह की कोई बड़ी कंपनी आई हो जिसने हजारों युवाओं को रोजगार दे दिया हो। देखिए सरकार, ये हम भी मानते हैं कि सरकार कितने लोगों को रोजगार दे देगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, लेकिन आप जनसंख्या देखिए, आपने अगर इतना विकास किया है, आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, तो बीपीएल 70%, लगभग 67%, इन्हीं का सरकार का डेटा आया अभी 2-3 दिन पहले, 67% लोग हरियाणा में बीपीएल से नीचे हैं, और ये बढ़ा है प्रतिशत पिछले 2-3 सालों में। तो आप बताइए फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि यह विकसित राज्य। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप बता दीजिए, आपने
4000 के लगभग स्कूल बंद कीजिए। देखिए मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैं जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं 7वीं क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं शहर के प्राइवेट स्कूल में आया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं जब इंजीनियर बन गया, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, तो मैंने अपने परिवार का स्तर जो उठा दिया। तो यही बात हम कह रहे हैं कि भाई अच्छी शिक्षा दे दीजिए। मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर इंजीनियर बन गया, लेकिन आज उसी सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब परिवार जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते, उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब बताइए कैसे देश का प्रदेश का भविष्य बनेगा? तो इस शिक्षा पर कोई रोडमैप बनाते नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, देखिए प्रधानमंत्री आते हैं फरीदाबाद के अंदर, एक प्राइवेट स्कूल का अस्पताल का वो उद्घाटन करते हैं, लेकिन बताइए क्या किसी सरकारी अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने फरीदाबाद में किया? तो अगर इस तरह देखिए, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूलों के अस्पतालों के फीता काटेंगे तो सरकारी कहां से आगे बढ़ेगा? और भाई हम बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए हर कोई जो है प्राइवेट स्कूल रहे, प्राइवेट स्कूल बने रहे, हमें प्राइवेट स्कूलों से कोई आपत्ति नहीं है। प्राइवेट देखिए जिनके जो सक्षम लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, जिनके पास पैसा है, जो लाखों की फीस भर सकते हैं, जो लाखों के बिल भर सकते हैं, वो ठीक है अपना इलाज सरकारी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराएं। लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो 70% लोग बीपीएल से नीचे हैं, भाई उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके बच्चे किस अस्पताल में जाएंगे? शर्मा जी तो ये रिस्पॉन्ड कीजिए। जी समय का थोड़ा सा यहाँ पर अभाव है, इस वजह से जो है मैं दोनों ही प्रवक्ताओं का जवाब जो है रामराजी शर्मा जी आप जो है कंप्लीट कीजिए, क्योंकि समय थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है। प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। हमारे भाई कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक नेशनल हाईवे की बात की थी। इनके टाइम में क्या था, सिर्फ रोहतक तक इनके रोड बने थे, रोहतक के बाहर इन्होंने रोड नहीं बनाया था। मेरा जींद जिला आता है और लाखमाजरा रोहतक का लास्ट गांव है, उससे आगे फिर हमारा जिला शुरू हो जाता है, हमारा गांव आता है, उसके आगे पौड़ी गांव। तो बड़े मतलब दुख के साथ मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने जहां तक इनकी सीमा थी वहां तक तो बढ़िया रोड बना दिया, और जहां जींद शुरू हो गया जैसे कोई पाकिस्तान की सीमा शुरू होगी, इतना भेदभाव इनके टाइम में होता था, तो वहां गड्ढे करके छोड़ दिए। वो गड्ढे इनके हमने बढ़िया रोड बनाया हमारी सरकार ने। ऐसे ही उधर जींद गोहाना रोड पे इन्होंने किया, जहां तक इनकी सीमा थी, इनके रोहतक पुराने रोहतक की, इसको सोनीपत में पुराना रोहतक कहते हैं, उसको झज्जर और ये सोनीपत पुराने रोहतक में आता है, वहां तक इन्होंने बढ़िया बना दिया। जहां जींद शुरू हो गया, जैसे मान लो पाकिस्तान शुरू हो गया, अरे मेरे भाई इतना भेदभाव क्यों? हमारी सरकार ने, मैं इसको ललित भाई को बताना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता को, ये पहले दिल्ली जाते थे इनकी टाइम में, इनकी सरकार में दिल्ली से चंडीगढ़ कितना टाइम लगता था, ये अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के आपको अभी बता दें, और अब कितना टाइम लगता है। पहले इन्होंने दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पे, और जो है विनय जी सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्कूल और तमाम रोड्स, रोजगार, उसको लेकर जो है किस तरीके से रोड मैप, कोई विजन? शर्मा जी क्या जो पहले समय लगता था आधा टाइम में आप जा सकते हैं, ये हमारी सरकार ने किया। समान विकास कार्य हमारी सरकार ने किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और जो बेरोजगारी की बात हमारे भाई ने कही, इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी मैंने आपको बताया। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमारी सरकार ने इस बात को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्चे बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, नारायण सिंह सैनी सरकार लगा रही है। आप देखना, हर एक गांव से किसी से 5 बच्चे लगे, किसी से 10 लगे। ठीक है सर, ठीक है। रामराजी शर्मा जी, ललित जी और नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि समय इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मसला में लगातार सवाल यह है कि जिस तरीके से जो सदन में आवाज़ उठ रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे किस तरीके से जो है धरातल पर जो है लोगों के बीच में मूलभूत सुविधाओं को सरकार पहुंचाने का काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।